वैसे तो मृत्यु सभी को मारती है, लेकिन कुछ विरले अमर हो जाते हैं। इस वाक्य का अर्थ आपको कहानी के अंत में समझ आएगा, जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। वो कहानी जो मेरे कंठ को अवरुद्ध किए हुए है, जो मेरे सीने में गर्व की ज्वाला को धधका रहा है। इतिहास सीरीज में आपका स्वागत है। आइए फिर से अपनी जड़ों की ओर लौटते हैं। हर पीढ़ी एक सेतु की तरह है। अतीत से एकत्रित ज्ञान को युवा पीढ़ियों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। इतिहास को जानकर उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। आपको सुनाते हैं उस महान पुरुष की कहानी जिसे मराठी भाषा में दुलार से छावा कहा जाता था। छावा अर्थात सिंह का शावक। छत्रपति संभाजी राजे। बरगद की छाया में एक नन्हा पौधा। प्राय ये कहा जाता है कि एक बड़ा वृक्ष दूसरे की छाया में नहीं उग सकता, किंतु ये कहानी एक उपवाद है। कोई भी ये सोच सकता है कि एक राजकुमार का जीवन गुलाब के फूलों की शैया की तरह होता है, परंतु नन्हे संभाजी ने 2 साल की अल्प आयु में ही अपनी माता को खो दिया। उनकी दादी राजमाता जीजाबाई ने उनका पालन पोषण किया। नन्हे संभाजी का अपनी दादी के साथ गहरा स्नेह था। छत्रपति शिवाजी महाराज को पुरंदर की संधि करने को बाध्य करने के लिए 8-9 वर्ष के एक छोटे बच्चे को राजनीतिक बंधक बना लिया गया था। औरंगजेब ने उन्हें नजरबंद भी कर दिया था। नजरबंद होने के बावजूद पिता और पुत्र फलों की टोकरियों में बैठकर भाग निकले। शिवाजी राजे वापस रायगढ़ गए और संभाजी को मथुरा भेज दिया गया। संभाजी लगभग 1 वर्ष तक ब्राह्मण के वेश में मथुरा में रहे। उन्होंने मथुरा में संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। वहां संभाजी की भेंट एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से हुई, कवि कलश। उस समय उन दोनों को यह नहीं पता था कि नियति ने उनके भाग्य को आपस में जोड़ दिया है। संभाजी मराठा देश वापस लौट आए। कई वर्ष बीत गए। सूर्य की ऊष्मा के लिए उत्सुक एक युवा वृक्ष। युवा वृक्ष अपनी ऊष्मा को ग्रहण करने के लिए आतुर था, परंतु यह बिल्कुल सरल नहीं था। संभाजी एक विद्रोही किशोर में परिवर्तित हो गए। एक बहुभाषाविद जो 13 भाषाओं को भली भांति जानता था, शास्त्र और शस्त्र दोनों के प्रतिनिधि, निर्भय स्वभाव से धन्य, एक तरह के घातक संयोजक थे संभाजी। सामान्य लोगों की तो बात ही छोड़िए, किशोर पुत्र के ताप का सामना छत्रपति शिवाजी महाराज को भी करना पड़ा था। संभाजी एक बार अपने पिताजी शिवाजी राजे और एक शाक्त तांत्रिक निश्चलानंदपुरी के मध्य वार्तालाप के साक्षी बने थे। महाराज, तांत्रिक दशाओं के अनुसार आपका राज्याभिषेक मुहूर्त अशुभ काल में है। कृपया मुहूर्त में परिवर्तन करें। ये असंभव है स्वामी जी। ऐसा सुझाव देना गागा भट्टा का अपमान होगा। दशा राज्याभिषेक से 11वें दिन तक कुछ अशुभ घटना की भविष्यवाणी कर रहे हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक पूर्व निर्धारित मुहूर्त में हुआ और 11वें दिन राजमाता जीजाबाई का स्वर्गवास हो गया। संभाजी के लिए ये एक बहुत बड़ी क्षति थी। आपको याद ही होगा कि उनका पालन पोषण जीजाओं ने किया था। सटीक भविष्यवाणी देखकर संभाजी का झुकाव शाक्त पूजा की ओर होने लगा। उन्होंने निश्चलानंदपुरी के मार्गदर्शन में तंत्र अभ्यास के पंचमकारों को विस्तृत किया। उनकी सौतेली मां सौर्यबाई और कुछ दरबारियों ने इसका लाभ उठाया और शिवाजी के कानों में जहर घोलना शुरू किया। परिणाम स्वरूप संभाजी अपने पिताजी से दूर हो गए। शिवाजी ने संभाजी को पनहाला किले में हिरासत में ले लिया। दिग्भ्रमित संभाजी ने मुगल सेनापति दिलेर खान से हाथ मिला लिया। उन दोनों ने मराठा किले भोपालगढ़ पर आक्रमण किया। एक भीषण संघर्ष छिड़ गया। किले के सैनिकों को जब पता चला कि संभाजी मोर्चे का नेतृत्व कर रहे हैं, तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन दिलेर खान ने बंदियों के हाथ काटने का आदेश दे दिया। संभाजी इससे असहमत हुए और अंततः मुगल खेमे को छोड़ दिया। शिवाजी ने उन्हें वापस आने दिया, लेकिन संभाजी को फिर से पानहाला किले में नजरबंद कर दिया गया। जब बड़ा वृक्ष गिरा और दूसरा उठ खड़ा हुआ, छत्रपति शिवाजी महाराज को जब सदगति प्राप्त हुई, संभाजी को सूचना तक नहीं दी गई। सोयराबाई कुछ मंत्रियों के साथ मिलकर अपने बेटे राजा राम को उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, किंतु कुछ समय बाद संभाजी को अपने पिताजी के सदगति के बारे में पता चला और वे अपने सिंहासन पर दावा करने के लिए मैदान में उतर गए। उन्हें हम्बीराव मोहिते और अन्य लोगों का समर्थन मिला। उन्होंने अपने साम दाम दंड और भेद से अन्य सभी तत्वों को निष्प्रभावी कर दिया। शिवाजी महाराज के गुरु स्वामी रामदास, जिन्होंने मराठों के उत्थान के लिए हांदवी स्वराज्य की आध्यात्मिक नींव रखी थी, उन्होंने राज्याभिषेक पर संभाजी को एक पत्र लिखा। पत्र में आज्ञाएं थी। उन्होंने युवा राजा को अपने महान पिता के पद चिन्हों पर चलने, अपनी प्रजा के प्रति अधिक सहिष्णु रहने और क्रोध व जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचने का परामर्श दिया।
उन्होंने संभाजी को भविष्य में और अधिक विवेकशील और विवेकपूर्ण होने की भी सलाह दी। गुरु के परामर्श को शिरोधार्य कर संभाजी ने स्वयं में परिवर्तन किया। एक बड़ा वृक्ष आरोही ढूंढता है। जब शिवाजी महाराज जीवित थे तब एक कवि, तांत्रिक, कनौज ब्राह्मण और काली उपासक कवि कलश मराठा देश में आए थे। संभाजी उनसे पहले से ही परिचित थे, इसलिए मित्रता होने में समय नहीं लगा। संभाजी ने कवि कलश की कविताओं की सराहना की। पूजा की शाक्त रेखा के प्रति उनके साझा झुकाव को देखते हुए दोनों समीप आ गए। एक लताबेल अपने भाग्य को हमेशा के लिए गूंथते हुए बढ़ने वाले वृक्ष पर लिपट गया। चंद्रगुप्त मौर्य के पास चाणक्य थे, संभाजी के पास उनके सबसे करीबी विश्वास पात्र और सलाहकार कवि कलश थे। कवि कलश ने उन्हें महाराष्ट्र और औरंगाबाद पर आक्रमण करने की सलाह दी। औरंगजेब दक्कन में विस्तार करने के लिए वहां धन एकत्रित कर रहा था। संभाजी के आक्रमण बड़े तूफान की तरह थे। बड़े वृक्ष ने फल देना शुरू किया। संभाजी ने औरंगजेब की सेना को अलग अलग जगहों पर कई बार पराजित किया, जबकि विरोधी खेमे में 8 लाख सैनिकों के प्रत्युत्तर में संभाजी के पास सिर्फ 20,000 सैनिक थे। औरंगजेब ने समुद्र के रास्ते मराठों पर हमला करने के लिए पुर्तगालियों की सहायता लेने का प्रयास किया। खतरे को भांपकर इस संधि होने से पहले ही संभाजी ने पुर्तगालियों को हरा दिया। 9 वर्षों की अवधि में संभाजी ने 100 से अधिक विभिन्न युद्ध लड़े थे और एक में भी पराजित नहीं हुए थे। उन्होंने औरंगजेब को उलझाए रखा। उधर मुगलों के पांव उखड़ रहे थे और इधर पंजाब, बुंदेलखंड व राजस्थान में हैंदवी स्वराज्य स्थापित हो रहा था। छत्रपति महाराज ने स्वराज्य आंदोलन का आरंभ किया। संभाजी ने सुनिश्चित किया कि यह स्वधर्म के एक छत्र में आए। संभाजी महाराज ने हिंदुओं के पूर्ण परिवर्तन समारोह के लिए अपने प्रांत में एक अलग विभाग की स्थापना की थी। वह एक अच्छे प्रशासक भी थे और लोग उनसे प्रेम करते थे, किंतु संभाजी के भाग्य में प्रेम से ज्यादा पीड़ा और कीर्ति थी। बड़ा वृक्ष लकड़हारे का भी सामना करता है। वाई की लड़ाई के झटके के बाद संभाजी कुछ भरोसेमंद मित्रों और सलाहकारों के साथ भूमिगत हो गए थे, किंतु संभाजी के करीबी सहयोगी ने उनका ठिकाना बता दिया। संभाजी और कवि कलश दोनों बेड़ियों में जकड़े हुए थे। उन्हें विदूषक के रूप में भीड़ के सामने घुमाया जा रहा था। उन्हें उल्टा लटका दिया गया। मुगल सैनिकों ने उन पर पत्थर फेंके। वे पत्थर फेंकते और हर फेंके पत्थर के साथ कवि कलश देवताओं का स्तुति गान करते। जब संभाजी को औरंगजेब के सामने पेश किया गया तो वे ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए भूमि पर आ गए। इसे देखकर कवि कलश ने एक छोटी सी कविता का पाठ किया। यमन रावण की सभा शंभू बांध्यो बजरंग, लहू लसत सिंधूर सम खूब खेल्यो रणरंग, रवि छवि लखत खयोत बदरंग, राजन तब तेज निहार के लखत तैजो अवरंग। अर्थात विदेशी रावण के इस दरबार में रक्त से रंजित जो सिंदूर की तरह दिख रहा है, वे संभाजी बेड़ियों में बंधे बजरंग या भगवान हनुमान की तरह दिख रहे हैं। जब सूर्य उदय होता है तो अन्य सभी तारे अभावहीन हो जाते हैं। उसी तरह तुम्हारे आने से औरंगजेब की चमक समाप्त हो गई। औरंगजेब ने क्रोधित होकर कवि कलश की जीभ काटने का आदेश दिया। औरंगजेब ने संभाजी को स्वतंत्र करने के लिए 3 शर्तें रखी। सभी किलों का समर्पण और छिपे हुए खजाने का खुलासा, मराठों की मदद करने वाले मुगल अधिकारियों के नामों का खुलासा करें, इस्लाम धर्म स्वीकार करें। संभाजी ने हर हर महादेव के उद्घोष के साथ उत्तर दिया और यहाँ तक कह दिया कि अगर औरंगजेब ने अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव भी रखा तो भी वह धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। संभाजी और कवि कलश दोनों के साथ निर्दयता की हर सीमा पार कर दी गई। उनकी त्वचा को रक्त रंजित कर उसमें मिर्च और चूर्ण लेपित किया गया। इसके बाद गर्म लोहे की छड़ें उनकी आंखों में घोंपकर उनकी आंखें निकाल ली गईं। एक एक करके उनके अंग काट दिए गए। औरंगजेब ने योजनाबद्ध तरीके से धीरे धीरे उन पर ये अत्याचार किए ताकि संभाजी और कवि कलश अत्यधिक पीड़ा से छटपटाएं। औरंगजेब उनकी चीख सुनने के लिए खिड़की के पास खड़ा होता था। प्रत्येक दिन उनका मांस श्वानों के आगे फेंक दिया जाता था। ये उसी तरह का अमानवीय व्यवहार है जिसने औरंगजेब के स्वयंभू वंशजों को 3 शताब्दी बाद कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों पर अत्याचार करने के लिए प्रेरित किया। जो भी हो, वह हर दिन संभाजी को एक ही प्रस्ताव देता था और हर दिन निराश होकर लौट आता था। संभाजी और कवि कलश ने 3 सप्ताह तक इन यातनाओं का वीरतापूर्वक सामना किया। कवि कलश पहले वीरगति को प्राप्त हो गए। बाद में संभाजी का सिर काट दिया गया। हमारा वृक्ष एक क्रूर लकड़हारे से टकराया पर झुका नहीं।
लकड़हारे ने बार बार प्रहार किया, एक एक करके उसकी शाखाएं काटी, किंतु वह वृक्ष गिरा नहीं। वे थे छत्रपति संभाजी राजे। संभाजी औरंगजेब की शर्तें मान सकते थे और एक आरामदायक जिंदगी व्यतीत कर सकते थे, किंतु जिस व्यक्ति ने कभी राजकुमार के रूप में भी आराम नहीं देखा था, क्या वह पीड़ा या मृत्यु से भयभीत हो सकता है भला? शौर्य शब्द भी उनके चरित्र के गुणगान करने में कम पड़ जाए। महावृक्ष की भांति धर्मवीर छत्रपति संभाजी राजे ने हमें हाइंदवी स्वराज्य और स्वधर्म का सफूल दिया है। वृक्ष के चारों ओर आरोही लता बेल की मानिंद कवि कलश ने अपने मित्र के साथ सर्वोच्च बलिदान दिया। क्या हम इतने बीज बो रहे हैं जो भविष्य में ऐसे महावृक्ष बन सकें?